So, hello everyone, welcome to current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 3 of your class 12 political science. और ये हमारा इस लेक्चर का थर्ड पार्ट होने वाला है. मीन्स जो हमारा चैप्टर होते हैं इसमें थर्ड चैप्टर होने वाला है ये. इससे पहले हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं और आपकी पहली बुक वो हमने कंप्लीट जितने भी 7 या 8 चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सबको हमने ऑलरेडी करा रखा है. नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी और ज्योग्राफी की भी. सबको आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है. और मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ खुद को, उसके बाद मैं ये छोटा सा जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत जल्दी कवर करेंगे हम, उसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. साथ में आपको मैं पढ़ाने का भी काम करता हूँ जिससे मुझे भी थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, ठीक है. तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ में मैं आपको आपके एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स या फिर जो करियर में कौन से एग्ज़ाम देने हैं उससे रिलेटेड आपको गाइड करता रहूँगा. दूसरी बात, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. वहाँ पे मोस्ट नंबर ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म पे पड़े हुए हैं जिसमें CUET के PYQs भी हैं, बोर्ड्स के PYQs भी हैं, सपोर्टिंग मटेरियल भी है. तो आपको वहाँ पे जाना है सिर्फ और जस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को ज्वाइन करना है. वहाँ पे आपको सारे जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे पड़े हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. आप जो भी चाहें उसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमसे. और प्लीज़ सजेशन देना मत भूलिए क्योंकि आप अगर सजेशन देंगे तभी हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है. तो चलिए, ये छोटा सा लेक्चर है, बहुत जल्दी इसको कवर करेंगे हम. और जो भी क्वेश्चन है उसको हम साथ साथ में उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम समझते चलेंगे, ठीक है. बट एक बात याद रखना आप, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये क्वेश्चन करा रहा हूँ MCQ में, तो अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 2 नंबर में या 2 नंबर में या 4 नंबर में भी आता है तो ऐसा आप समझना इस क्वेश्चन को कि ये आप कर पाओ. ये अगर 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 4 नंबर में पूछ लिया जाए तो भी आप कर पाओ. मैं एग्जाम्पल अभी आपको आगे चल के दूंगा, ठीक है. चलो, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ट्राइबल पीपल ऑफ उड़ीसा फियर डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ सिटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल्स. ठीक है, देखो अब क्या हुआ, मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है. जैसे स्टील की जो डिमांड थी ना, स्टील की जो डिमांड थी ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ी, ठीक है. तो जो उड़ीसा है हमारा, जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड हमारी एक स्टेट है, ठीक है, उड़ीसा जो है ये ना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े नंबर में अनटैप्ड आयरन ओर्स हैं, ठीक है, अनटैप्ड आयरन ओर्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में. इंडिया लार्जेस्ट जो होता है ना, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये आयरन ओर्स का, ठीक है. तो इसने क्या किया, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया ना, इसने MOU साइन किया बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल उनके साथ, प्लेयर के साथ, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक. इसने क्या, गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या साइन किया, MOU साइन किया. MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो कंपनीज थी जो स्टील बनाती थी उनके साथ MOU साइन किया और उनसे बोला कि आप हमारे स्टेट में आइए, हमारे जहाँ पे भी हमारे आयरन ओर्स हैं उनको निकालिए और उससे स्टील बनाइए. लेकिन दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, जो भी ये था ना, जो भी ये एरिया था वो ट्राइबल एरिया था, ठीक है, ठीक है, ट्राइबल एरिया था. ट्राइबल एरिया था तो दिक्कत इससे ये हो गई कि जो वहाँ के ट्राइबल थे फियर डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है. वेट, ये फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उनके लिए, ट्राइबल पीपल के लिए. और जो हमारे दूसरे लोग थे जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उनके पास फियर ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है. देखो अब मैं शुरू से एक बार और समझा देता हूँ. जब वर्ल्ड में जो स्टील का जो डिमांड था वो बढ़ा तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा में बहुत बड़े लेवल पे आयरन ओर्स मिलते हैं, ठीक है. तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने क्या किया, MOU साइन किया नेशनल और इंटरनेशनल जो भी कंपनी है जो आयरन ओर्स निकालती है उनके साथ. लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, जो भी वो एरिया था ना उड़ीसा का जहाँ पे वो आयरन ओर्स मिलते थे वो कहाँ थे, ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है.
जिससे क्या दिक्कत हुई, जो वहाँ के ट्राइब्स थे उनको लगा कि उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, यानी जो इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न रहते हैं, उनको लगा कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग होगी, बहुत बड़े लेवल पे प्लांट को काटा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे उड़ीसा में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। चलो ये आप क्यों पढ़ रहे हो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। अगर आप आगे चल के कोई एक डिसीजन मेकर बनते हो गवर्नमेंट की में, तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए सब, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉस्को प्लांट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉस्को प्लांट, ठीक है, जो पॉस्को प्लांट था जो वहाँ पे सेटअप किया गया बाद में, जिससे आयरन ओर्स निकाल के स्टील बनता था, उसी को वही कौन सा प्लांट बनाया गया था, पॉस्को प्लांट। ये नाम है, एक कोरियन कंपनी है, ठीक है, कोरियन कंपनी है, ठीक है। उसके इस रिस्पेक्ट में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। उड़ीसा हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उड़ीसा मैंने बताया जैसा सबसे बड़ा वो आयरन ओर्स का रिसोर्स है उसके पास, ठीक है। पोस्को प्लांट में डिस्प्लेस ट्राइबल लोकल ट्राइब्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब पोस्को प्लांट वहाँ पे लगाया गया तो वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनको डिस्प्लेस किया गया वहाँ से, मतलब उस एरिया से दूसरी जगह भेजा गया, ठीक है। उड़ीसा विलेजर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिम, बिल्कुल सही बात है, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया उस पोस्को प्लांट के अंदर। ऑप्शन डी, उड़ीसा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट में नहीं है भाई, ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। उड़ीसा का जो लोकेशन है वो ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। तो यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यही बतानी, तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। देखो अब इसके पोस्को प्लांट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, पोस्को प्लांट के बारे में। POSCO, पोस्को प्लांट कहाँ पे है ये जो स्टील प्लांट था ना, ये जगदीशपुरी में था, जगदीशपुर, सॉरी, JAGATIS, जगत सिंहपुर, सॉरी, जगत सिंह, JAGATSIN, जगत सिंहपुर, ठीक है, जगत सिंहपुर में ये बनाया गया था, ठीक है। इसके जो इसके खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, इसके खिलाफ जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था, उसमें एक जो प्रोमिनेंट नाम आता है उसका आता है राष्ट्रीय युवा संगठन का, राष्ट्रीय युवा संगठन, ठीक है। राष्ट्रीय युवा संगठन जो था, इसने बड़े बढ़ चढ़ कर इस प्लांट का विरोध किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं हम अब। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन्स, जो इंडिया के लिए डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता था इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता था, ये आपको बताना इस क्वेश्चन में। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा सोशल जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। तीसरा इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम करेक्ट, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे इसी केस में अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जो उड़ीसा का जो एरिया था जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे आयरन ओर्स की डिस्कवरी हुई थी, वो एक ट्राइबल एरिया था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए उस एरिया में से जो भी रिसोर्सेज थे उसको निकालना ज़रूरी था। अगर आप रिसोर्स निकालेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि एक डिसीज़न गवर्नमेंट को लेना कितना चैलेंजिंग होता है डेमोक्रेसी में, ये आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। देखो जब भी कोई गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है, इसी एग्जांपल से रिलेटेड मैं बताऊं, तो पहले उस एरिया में जो एरिया है वहाँ पे माइनिंग एक्सपर्ट को भेजा जाता है, यानी जो माइन जो करते हैं उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनको भेजा जाता है। वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे माइनिंग हो भी सकती है या नहीं, फिर माइनिंग एक्सपर्ट जाते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इकोनॉमिस्ट जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, जो ये बताते हैं कि अगर यहाँ से जो रिसोर्स निकालेंगे उसको निकालने से हमें बेनिफिट होगा या नहीं। मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल मैं दूँ, आयरन ओर्स निकल रहा है 1000 टन, ठीक है, 1000 टन, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 1 करोड़ 2 करोड़ वैल्यू है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसको निकालने में हमें खर्चा 4 करोड़ लग गया, तो ठीक है, वो हमारे लिए सस्टेनेबल है कि नहीं, ये भी देखना होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर गवर्नमेंट को कंसर्न करना होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट मतलब जो नेचर के लिए कंसर्न रखते हैं, उनसे कंसर्न करना पड़ता है। फिर जाके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ती है कि वो लोग अपने लोगों को समझाएं। उसके बाद क्या होता है, जो लोग हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जाके कोई गवर्नमेंट अपना एक डिसीजन लेती है।
तो सोच सकते हो आप कितने बड़े लेवल पे आप देखो, इसीलिए डेमोक्रेसी में कोई भी जो डिसीजन होता है वो डिले होता चला जाता है, 2 साल 3 साल इसी में लग जाते हैं, इतना बड़ा जब प्रोसेस है। तो भी जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बहुत इजीली नहीं लिया जाता, बहुत मेहनत का काम होता है उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो एसोसिएटेड विथ, जो मॉडर्नाइजेशन था उस टाइम पे हमारे लिए, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो बहुत पुअर थे हम, उस टाइम पे हमारे लिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या था ये आपको बताना है, ठीक है। आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रेशनैलिटी, ये बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक कर दो, फिर मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रेशनैलिटी। यहाँ पे होता क्या है, मॉडर्नाइजेशन का पहले जो हमारा देश जो जब आज़ाद हुआ था तो बहुत गरीब था, हम डेवलपिंग स्टेट थे, ठीक है, डेवलपिंग स्टेट थे। और हमारे लिए मॉडर्न का मतलब था, हमारे लिए मॉडर्न का मतलब था वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। जैसा वेस्ट में होता है, फॉर एग्जांपल जैसा जैसा यूरोप में है, जैसा अमेरिका में है, वैसा अगर हम हो जाए तो हम मॉडर्न भी कहलाएंगे, और जब हम मॉडर्न कहलाएंगे तो डेवलप हो जाएंगे हम। इसका मतलब यही था, ठीक है। लेकिन उसके आगे चल के मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप वेस्ट की तरह बन जाओ तो आप डेवलप मॉडर्न बन जाओगे या डेवलप्ड नेशन बन जाओगे। आपको मॉडर्न बनने के लिए आपकी आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ को देखा जाता है कि आपकी जो आइडिया उसमें कितना ग्रोथ आया है, आप एक प्रोग्रेसिव माइंड के आदमी हो या नहीं। मटेरियल प्रोग्रेस देखा जाता है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी कंट्री रिच है या पुअर है या बीच में लटकी हुई है। साइंटिफिक रेशनैलिटी देखा जाता है कि आप साइंस को कितना बढ़ावा दे रहे हो, आप स्टीरियोटाइप तो नहीं हो कि पुराने विचारों को लेकर झोल रहे हो अभी भी, जैसे औरतों को गाड़ी नहीं चलाने दोगे, उनको बुरखा में घुमाओगे। ये सब देखा जाता है कि आपके साथ साथ आपके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है आपका माइंड का, वो डेवलप हुआ है कि नहीं, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम कंट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग, वेट ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गया, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, द डैश मॉडल एस इन यूरोप एंड यूएसए एंड द सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन द यूएसएसआर। तो देखो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास 2 तरह के ऑप्शन थे कि आपको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए। पहला जो लिबरल कैपिटलिस्ट हैं जैसे यूएसए और यूरोप में होता है, ठीक है। दूसरा जो सोशलिस्ट की तरह रखते हैं जैसा कि यूएसएसआर में होता है, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास ऑप्शन थे कि आप कौन सा चूज़ करोगे, लिबरल कैपिटलिस्ट चूज़ करोगे या सोशलिस्ट, ठीक है। इसका मैं एक अंतर बता दूं आपको। लिबरल सोशलिस्ट का मतलब, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है सॉरी, जो यूएस में और जो हमें यूरोप में है उनका वो फ्री ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो एक फ्री मार्केट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें गवर्नमेंट का जो रोल होता है मार्केट में बहुत मिनिमम होता है। लेकिन जो सोशलिस्ट मॉडल है वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे अब खुद को इन्वॉल्व करती है वेलफेयर में, लोगों के मार्केट को कंट्रोल करती है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का जो था उसके रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। देयर वेर मैनी इन इंडिया हु वेर डीपली इम्प्रेस्ड विद सोवियत सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। जब हमारी कंट्री बहुत गरीब लेवल पे थी, मतलब जब आज़ाद हुई तो बहुत गरीब थे हम, तो उस टाइम पे हमारे जो नेता थे यानी हमारे जो लीडर्स थे वो सोवियत सिस्टम को देख के बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना वो वहाँ के लोगों का भला कर रही थी, वो वहाँ के लोगों का वेलफेयर कर रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। द सपोर्टर ऑफ सोवियत सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट वेयर द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड लीडर्स लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस सिस्टम। जो सोवियत सिस्टम के सपोर्टर थे उसमें नेहरू भी थे, नेहरू भी सपोर्ट करते थे सोवियत सिस्टम को, ठीक है। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की उसके जो लीडर थे वो भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम।
व्हाट फोर्स इंडिया टू चूज सोवियत सोशलिस्ट मॉडल, इंडिया को किसने फोर्स किया, मतलब इंडिया को ऐसा क्या लगा कि हमें सोशलिस्ट मॉडल चूज करना चाहिए। इट्स वेलफेयर नेचर, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप में उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। जैसे मैं बताऊं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में तो क्या हुआ, उसके बाद जो यूरोपियन इकॉनमी थी वो बहुत गड्ढे में चली गई। तो इंडिया को ये लगा भाई ये जब ना लोगों का भलाई कर पाए, ना जब कोई वॉर हुआ, ना जब वॉर हुआ तो खुद का जो इकॉनमी था वो भी डूब गया। तो उससे अच्छा हम सोशलिस्ट मॉडल अपना ले जिसमें हम लोगों का भला भी करेंगे और हमारे पास पूरा कंट्रोल भी रहेगा मार्केट का, हमारे पास पैसे भी रहेंगे, ठीक है। और तीसरी बात हमने देखी कि जो ग्रोथ है सोशलिस्ट मॉडल का, सोवियत यूनियन भी शामिल था वॉर में, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं रुका, वो तो भाई ग्रोथ करते रह गया। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट, ठीक है। हमने ये तीनों चीज़ें देखी, उसके बाद हमने सोशलिस्ट मॉडल को चूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉम्बे प्लान के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट वॉज सेटअप इन 1944, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज प्रपोजल फॉर सिटिंग अप अ प्लान्ड इकॉनमी फॉर आवर कंट्री, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये प्रपोजल रखा गया कि हमारी जो कंट्री की इकॉनमी होगी वो प्लान्ड होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई अपने मन से कुछ भी कर रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमारी इकॉनमी को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। इट वॉज सेटअप बाई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्कुल सही बात है। ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस टाइम पे थे उन लोगों ने सेटअप किया था, ना कि गवर्नमेंट ने, ये बात आप याद रखना, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन केम इनटू बिगनिंग, बिल्कुल सही बात है। इसी को देखते हुए जब हम आज़ाद हुए 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन 1950s के अराउंड हमने प्लानिंग कमीशन बनाई इसी बॉम्बे प्लान के बेसिस पे, जिसके थ्रू हम अपने देश के इकोनॉमी को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इसी को मैं आप देखो यहीं पे एग्जांपल दे रहा था कि ये जो मैं MCQ करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ही है। अगर आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे कि मीन्स डिस्क्राइब द बॉम्बे प्लान, तो आपको इसमें सब मैंने आपको बता दिया कि 1944 में सेटअप किया गया था। इसको किसने सेटअप किया था, बिग इंडस्ट्रीज ने सेटअप किया गया था। इसको क्यों सेटअप किया गया था कि हम अपनी इकॉनमी को प्लान कर पाएँ। इसी को देखते हुए हमने प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया। तो ऐसे आप 2 नंबर के भी क्वेश्चन पे आप इजीली बना के लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 देखें, द प्रोविजन ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम। देखो अब जब हमने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश की, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जब हमने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, तो उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान लिया था, ठीक है। हमने लिया था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से हमने 5 ईयर प्लान को वो किया, ठीक है। 5 ईयर प्लान को हमने अपने बोरो किया, ठीक है। 5 ईयर प्लान, 5 जिसको हम 5 ऐसे नहीं लिखते, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जहाँ भी ऐसा लिखा होगा आप समझ जाना, FYP 5 ईयर प्लान ऐसे इसको लिखते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया था, USSR से लिया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हर 5 साल के लिए ना गवर्नमेंट प्लान करती है, मतलब आज से 5 साल हमारे कैसे होंगे, उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे, किस चीज़ का डेवलपमेंट करेंगे, 5 साल का पूरा प्लान रेडी करते हैं, ठीक है। फिर जब वो पूरा हो जाता है तो और 5 साल का बनाते हैं, ऐसे ही 5-5 साल करके हम प्लान बनाते हैं। तो 5 ईयर प्लान में क्या होता है, बजट जो होता है ना, जो बजट होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक नॉन प्लान बजट, ठीक है, नॉन प्लान बजट, और एक प्लान बजट, ठीक है। 2 पार्ट में बजट को डिवाइड किया जाता है। तो जो नॉन प्लान बजट होता है इसको हम डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के लिए डेली लाइफ के काम क्या हो गए, कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो उसके लिए पैसा देना है, कुछ रेलवे को मेंटेनेंस के लिए पैसा दे देना है, आर्मी को कुछ खरीदना है उसके लिए पैसा देना है। तो गवर्नमेंट के लिए ये सब डेली लाइफ के काम हो गए। प्लान बजट का रूट वो क्या होता है, प्लान बजट में फॉर एग्जांपल पूरे 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट कर दिया, 5 साल के लिए अपना जो पैसा था उसको इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए ये हमें दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे बनाना है, इसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको हमें बढ़ाना है। तो 5 साल के लिए इसने यहाँ पे पैसा डाल दिया, इसलिए ये प्लान बजट है, ठीक है। 5 साल में हमें बनाना है, इसको हम प्लान बजट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ईयर इन विच नो 5 ईयर प्लान इज अडॉप्टेड इज कॉल्ड। ऐसा कई 1-2 बार हुआ है कि जो 5 ईयर प्लान है ना, जो 5 ईयर प्लान है वो किसी साल में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल 2015 से 2020 तक चला, ठीक है, 2020 से
2025 तक चला, लेकिन 25 से 26 गैप ले लिया हमने, 1 साल का गैप लिया, फिर 26 से 31 तक चला दिया। तो इसी तरह कब हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम, जो गैप लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट जो था, फर्स्ट FYP था, वेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट FYP यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से लेके 56 तक था। ठीक है, सेकेंड कब तक था, 56 से लेके 61 तक था। ठीक है, थर्ड 61 से लेके 66 तक था। ठीक है, उसके बाद 66 से लेके 69 तक, 96 लिख दिया मैंने, 69 तक क्या था, ये प्लान हॉलीडे था। इसमें ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का पैसे ना रहे हो, या फिर कोई और दिक्कत आ गई हो, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया हो, तो इससे गवर्नमेंट ने वो 3 साल के लिए पैसे प्लान नहीं किए थे कि हम कैसे खर्च करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, व्हाट वेर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स करना, इरिगेशन पे फोकस करना। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट का कोई जिक्र नहीं था, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं थी। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर सेंट्रिक था, एग्रीकल्चर सेंट्रिक था ये। ठीक है, तो ऑप्शन A, B एंड C इज करेक्ट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम बात करें। ठीक है, इसको बनाया गया था इंडियन इकोनॉमी आउट ऑफ पॉवर्टी। इसको बनाया किसने था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को, के एन राज। ठीक, इन्होंने बनाया था। इसमें कुछ अगर फेमस प्रोजेक्ट की बात करें तो भाखड़ा नांगल डैम जो था, भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, इरिगेशन, इस पे हमने इसमें फोकस किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और के.एन. राज जो थे, इन्होंने बोला था कि जो हमें 20 साल तक, यानी जो हमें 1950 से लेके 70s तक का जो टाइम है, ठीक है, 70s तक का जो टाइम है, इसमें हमें डेवलपमेंट धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर प्लान में इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था ये इंडस्ट्रियल सेंट्रिक बन गया, इंडस्ट्रियल सेंट्रिक। पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, इरिगेशन को फैसिलिटेट किया था। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में बिल्कुल उल्टा हो गया, हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल छोड़ दिया, इंडस्ट्रीज़ को फोकस में ले आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आपको बताना है। इट वॉज ड्राफ्ट बाई अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर अंडर द लीडरशिप ऑफ PC महानलोबिस, बिल्कुल सही बात है, PC महानलोबिस के लीडरशिप में ये बनाया गया था। ठीक है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वांट टू ब्रिंग अ क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बताया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था वो बोल रहे थे कि 20 साल के लिए बहुत धीरे धीरे काम करना है, लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसमें जो महानलोबिस जी ने बनाया था उसमें ये बोला गया कि हमें क्विक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन सेकंड 5 ईयर प्लान। इसमें से कौन सा जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट ने लिया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है,
द गवर्नमेंट इम्पोज सस्टेनेबल टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, जब भी उस टाइम पे बाहर से चीज़ें आती थी उस पर हमने टैरिफ लगा दी, यानी उस पर हमने टैक्स लगा दी, ठीक है। इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, सो द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई भी इंडस्ट्रीज बनाने की, तो इंडिया को बहुत अपना फॉरेन पैसा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था कोई टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट एम्फेसाइज ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मोर देन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, हमने उस टाइम पे एग्रीकल्चर को बहुत पीछे छोड़ दिया था, हमने टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया। तो तीनों ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो व्हाट was the name given to the model of decentralized planning adopted by southern state of India। जो साउदर्न स्टेट ने जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अडॉप्ट की है उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? तमिलनाडु मॉडल, आंध्रा मॉडल, कर्नाटका मॉडल या केरला मॉडल? तो उसको हम बोलते हैं केरला मॉडल, ठीक है। जैसा मैं अभी जो FYP पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, FYP 5 ईयर प्लान, इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट था वो एग्रीकल्चर पे था, जो सेकंड था वो इंडस्ट्रीज पे था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड था। लेकिन जो केरला मॉडल है इसमें किसी भी आइटम को सेंट्रल पे नहीं रखा गया, ठीक है, सब चीज़ों पे बराबर फोकस किया गया, जैसे हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चर पे, सब चीज़ों पे, यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन इसी को हम क्या बोलते हैं? साउथ के ईस्टर्न जो साउथ के स्टेट हैं उन्होंने यही प्लान अडॉप्ट किया है और उसी को हम क्या बोलते हैं? केरला मॉडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें की कंट्रोवर्सी, इसमें आपको 2 कंट्रोवर्सी देखनी है। एक पहला जो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, और दूसरा पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, यही देखना है। देखो जब जो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान था उसमें जब एग्रीकल्चर को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया, सिर्फ इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, तो बहुत सारे ऐसे नेता थे, जो बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने उसका विरोध किया। उसमें से 2 नाम मैं अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में पहला नाम आता है JC कुमारप्पा का, JC कुमारप्पा। इन्होंने रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया था, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि ऐसी इंडस्ट्री जो गांव में बनाई जाए और जो गांव का प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करें। जैसे गांव में कोई ऐसा चीनी का मिल बना दो, जो शुगर केन गाँव में बनता है उसी से डायरेक्ट हम वहाँ पे चीनी बनाएंगे, तो इसको क्या हो गया? एक इंडस्ट्रीज का काम भी हो गया और रूरल भी हो गई, जिस एग्रीकल्चर का भी प्रमोट होगा, इसमें इंडस्ट्रीज का भी बनेगा, ठीक है, एक फूड मेकिंग इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है। इनसे फेमस एक क्वेश्चन आता है कि ये किस बुक के राइटर थे? तो बुक इकोनॉमी ऑफ परमासेंस, PRMANENCE, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इसके राइटर थे। इसको क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके CVT में, ठीक है। दूसरे जो लीडर आते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ये कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया इसी बात को लेके और एक भारतीय लोक दल बनाया, BHARA, भारतीय लोक दल, ठीक है, ये बनाया था इन्होंने। इनका ये कहना था कि जो आप अर्बन सेंटर्स में, यानी जो शहर है उसमें आप प्रॉस्पेरिटी ला रहे हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करके, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के और जो रूरल पॉपुलेशन है उसके दम पे ले आ रहे हो, उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो आप, फार्मर्स के लिए, रूरल्स के लिए, लेकिन आप अपने जो अर्बन सेंटर्स हैं उनको प्रमोट करते जा रहे हो, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज वाले लोग थे, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जो विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज
कोई भी देश पॉवर्टी के साइकिल से निकल नहीं सकता। इनका भी सही बात था कि भाई इंडस्ट्री ही नहीं होंगी, लोगों को काम ही नहीं होगा तो हमारा देश और गरीब होता जाएगा। ठीक है, इन लोगों का कहना था कि जो इंडिया की जो प्लानिंग थी ना, इंडिया की जो प्लानिंग थी टू बूस्ट एग्रीकल्चर, टू बूस्ट इंडस्ट्रीज, वो बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, ठीक है, दिक्कत आ गई इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ गई। क्यों की दिक्कत आ गई? बिकॉज ऑफ लैंड ऑनिंग क्लास। ठीक है, जो उस टाइम पे जो लैंड ऑनिंग क्लास था, यानी जो बड़े तबके वाले लोग थे, जागीरदार थे, जिनके पास बहुत बड़े लेवल पे ज़मीन थी, उन लोगों की वजह से वहाँ पे दिक्कत आ गई। ठीक है, प्लानिंग सब सही थी हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की, लेकिन सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आई, वो भी वहाँ के लैंड ऑनिंग की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड विथ नीति आयोग बिकॉज, जो प्लानिंग कमीशन है इसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया 2015 में। ठीक है, क्यों किया गया था? ठीक है, बिकॉज इट वॉज बिकमिंग इनरिलेवेंट टू फेस द न्यू चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग कमीशन 1950s में बनाई गई थी, 1950s में प्लानिंग कमीशन को हमने बनाया था। आज के टाइम पे बिल्कुल वो इनरिलेवेंट हो गई थी, उसका कोई वो जो आज के टाइम पे जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसको वो फेस नहीं कर पा रहे थे, उसको वो बढ़ावा नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was formed for planned development of India just after independence? तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को 1950s में बनाया गया ताकि जो हमारी इकॉनमी है, जो हमारा डेवलपमेंट है, वो प्लान्ड हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज ड्राफ्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महानलोबिस। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को के.एन. राज ने फर्स्ट FYP, ठीक है, सेकंड को पीसी महानलोबिस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही बात है, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें हैवी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया। ठीक है, अ बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अ बल्क ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इन विच ईयर नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड एंड इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिड इट रिप्लेस? तो नीति आयोग जो था ये 2015 में बनाया गया था, बहुत जल्दी, अभी आज इसको 10 साल हुए हैं। ठीक है, और इसने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम, नेम द 2 मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो मैंने 2 मॉडल बनाए थे, एक USA का मॉडल था, दूसरा USSR का मॉडल था। ठीक है, USA का कौन सा मॉडल था? लिबरल कैपिटलिस्ट, और इसका सोशलिस्ट। ठीक है, तो हमने नाम बता दिए दोनों के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे नीति आयोग आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इस बार आएगा भी नहीं, लेकिन इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग का PC लिखेंगे हम इसको डायरेक्ट। ठीक है, ये 15 मार्च 1950 में बनाया था। ठीक है, बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी प्लानिंग कमीशन के साथ काम करने में, क्योंकि प्लानिंग कमीशन वही पुराना तरीके से काम कर रहा था। इसको रिप्लेस करके हमने नीति आयोग बनाया। ठीक है, NITI, नीति आयोग हमने बनाया। ठीक है, ये कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो 2015 में। ठीक है, इसको हम थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ऑफ
यूनियन गवर्नमेंट, इसको थिंक टैंक बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें, अगर हम फर्स्ट चेयरपर्सन की बात करें तो अरविंद पानागड़िया। और अगर प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी जिनके फर्स्ट इस टाइम प्रेजेंट चेयरपर्सन है, और ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट और ये प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ इनके चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है? पीएम अपॉइंट करते हैं, पीएम अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसका जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, जो भी फंडामेंटल चीज़ होती है ना उसको हम सबसे पहले डेवलप करते हैं। जैसे अगर कोई कार बनानी हो, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे आयरन बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस होगा, आयरन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो जो बॉटम अप्रोच होता है ना, बॉटम अप अप्रोच होता है, उसमें हम सबसे पहले जो सबसे निचली चीज़ होती है, फंडामेंटल चीज़, उस पर हम फोकस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना चाहिए नीति आयोग के बारे में। इससे क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आएंगे, सीईटी में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। टिल देन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड हाँ, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।